विजयी भव क्लासेस, निश्चित सफलता के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा, योगा, सिद्धा है। तो yes. तो आयुष जैसे सभी लोग जानते हो, आयुष क्या है ना? आयुष इज अ गवर्नमेंट बॉडी इन India purpose with developing education, research in Ayurveda, yoga, natural Unani, Siddha, and homeopathy and other alternative medicine system. तो 2017 में सिद्धा को ऐड किया गया है ना, सिद्धा भी ऐड हुआ। आयुष में ये सब चीजें हैं। Created in March 1995 as the Department of Indian System of Medicine and ISMN-H. 1995 में इसका नाम क्या रखा गया? ISMN, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। तो मार्च 1995, इसको आप ध्यान रखिएगा, डेट याद रखिए। ठीक, आयुष रिसीव इट्स करंट नेम, इसको जो अपन आयुष आज बोलते हैं, ये नाम पड़ा मार्च 2003। ठीक है, तो 95 में ISMN-H था, उसी को 2003 में आयुष नाम दिया। अभी मिनिस्ट्री नहीं बनी, मोदी जी आते हैं चक्रदर्शन लेके तब बनती है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष देख लीजिए, ये डेट है 9 नवंबर 2014, मोदी जी आज। फेज में देखे तो अगर आप पूछे तो भैया मार्च 1995 में ISMN-H बना, आयुष नामकरण दिया गया इस डिपार्टमेंट को तुम्हारा जो था तो वो 2003 में, और 2014 नवंबर 9 नवंबर 2014 को आयुष मिनिस्ट्री बनी। इंपॉर्टेंट मिनिस्टर ऑफ आयुष करंट में कौन है? श्री प्रताप राव चौधरी। इनके नाम को तो भाई आपको पता ही होगा ज्यादा, प्रताप राव चौधरी। नंबर ऑफ रिसर्च काउंसिल कितनी है पूरे आयुष विभाग में? 7 रिसर्च काउंसिल, 7। अब रिसर्च काउंसिल इजी है, सेंट्रल CCRS जैसे होता है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेज। एक CCRAS का मतलब आयुर्वेदा हो गया तुम्हारा, एक में आयुर्वेदा आ जाएगा, एक CCRS आ जाएगा तो सिद्धा हो जाएगा, CCRU मतलब यूनानी मेडिसिन हो जाएगा, CCRH हो जाएगा तो इसमें होम्योपैथी ऐड कर दोगे। CCRY इसमें योगा और नेचुरोपैथी दोनों आ जाता है। फिर आता है तुम्हारा ये दोनों है थोड़ा सा PLIM, जिसको फार्माकोपियल लेबोरेटरी ऑफ इंडियन मेडिसिन, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये नाम याद रखना। और HPL होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी। ठीक है, PLIM और HPL याद रखें, बाकी तो समझ में आएगा। 5 ये हो जाएगा, 2 ये। तो शोध परिषद 7 है कुल मिला के। 9 जो है नेशनल इंस्टीट्यूट, जिसमें अब अय्या जो हो चुका है वो जो जामनगर है उसको नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूट बोला गया है, गिनीज में 100 सवा 150 है, उनमें अब इसका नाम आने लगा है, IIT बहुत सारे। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा नई दिल्ली, सभी को पता है अय्या। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा ये कहाँ है? चेन्नई, NIS इसका जगह याद रखिएगा, सिद्धा। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता, NIH। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे में है, ये जगह याद रखिएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बेंगलुरु में, बेंगलोर, NIUM। इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा जामनगर, IPCTNRA। पहले बोलते थे, अब नाम बदल गया, IPRA हो गया।
है ना। अब इसको ITR इतना। अब इसी को क्या कहा जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। खास बात इसको आप लिख लीजिए कि सरकार ने इसे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, जो राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया है। और देश भर में गिने चुने ही 100-150 संस्था है जो कि इस श्रेणी में आते हैं, जिसमें आयुर्वेद में आती है। राष्ट्रीय विद्यापीठ RIB नई दिल्ली, सब डिटेल में पढ़ भी चुके हैं ना, याद होगा। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा ये नई दिल्ली में है, MDNIY। प्रोफेशनल 3 ही काउंसिल्स हैं, अभी हट गया, अब तो NCSIM आ गया ना। सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी CCH, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ऑफ NCISM आ गया ना, NCISM है ना। इंडियन फार्मेकोपिया कमीशन IPC, ये सब पढ़ चुके हैं, पंजाब सार्वभौमिकता वाला पढ़े हैं तो याद हो, है ना। बल्कि उसको अगर आप पढ़िएगा सर, वो ज्यादा ऑथेंटिक है, अपडेटेड जो इंफॉर्मेशन है ना। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी ये सब पढ़ चुके हैं हम, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। अ कोलैबोरेशन विद द काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, किसके किसके कोलैबोरेशन से बना, एक तो CSIR का नाम रखिए, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इन दोनों ने मिलकर डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द नेशनल आयुर्वेदा डे एवरी, अच्छा ईयर अगेन। ये आयुष का भी कोलैबोरेशन है ना, आयुष डिपार्टमेंट, आयुष मिनिस्ट्री है, आयुष कर देना। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष has decided to celebrate नेशनल आयुर्वेदा डे एवरी ईयर ऑन धनवंतरी, अभी चेंज हो गया है, हमने उसमें अपडेट करवाया हुआ है ना। अभी 1 सितंबर को हो गया है ना, 23 सितंबर, अब चेंज हो गया पुराना डेटा। अब यहाँ पर आपको एक इंफोग्राफिक्स मिल रहा है NCSIM के बारे में, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जो पूरे देश भर में आयुर्वेद और सिद्धा यूनानी एजुकेशन को रेगुलेट करने वाला जो नियामक संस्थान है वो बोला जाता है NCIM, पहले CCI। एसेंशियल इंफॉर्मेशन एंड फंक्शन जो है, पहले ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले क्या किया गया कि NCSIM को खत्म किया गया, और ये फिर एक्ट लाया जाता, जैसे NCSIM एक्ट आया था, CCIM एक्ट आया था, फिर CCIM बना। ऐसे ही संसद में NCSIM एक्ट आया 2020, एक्ट नंबर 14 2020, और ये CCIM एक्ट 1970 को जिसने खत्म किया, रिपील्ड CCIM एक्ट 1970। तो क्या होता है, CCIM एक्ट 1970 को रिपील करके NCSIM एक्ट 2020 आता है संसद, पारित करवाना पड़ता। पर्पस क्या था, इंश्योर हाई क्वालिटी एजुकेशन। देखो कितना क्वालिटी आजकल आ रही है, कहने क्या है, अच्छा बोलो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड बढ़े लोगों का, और इंस्टीट्यूशनल असेसमेंट, ये अच्छी बात है। असेसमेंट के लिए जरूर है कि आजकल ग्रेडिंग हो रही है कि AB वाला NAAC और NABH आ गया है, तो ये ठीक है कि लोगों के लिए थोड़ा सा आजकल ये कौन सा पता चले ग्रेडिंग कौन सा अच्छा इंस्टीट्यूट। तो बाकी अभी तो स्टैंडर्ड और ये तो आने में भी देर लगेगी, है ना। फाइनली सरकार ने जून 11 2021 को गाजे बाजे के साथ NCSIM की शुरुआत कर, तो आपको लॉन्च डेट याद रखना, जून 11 2021, है ना। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन आप जरूर ध्यान रखिएगा, NCSIM 2020 और लॉन्च डेट 11 जून 2021, कमेंसमेंट ऑफ कमीशन है, कमीशन बनाया जाता है। तो जयंत देव पुजारी जो आखिरी बैट्समैन थे उधर CCIM वाले, इनको इधर भी इंडक्ट कर। चेयरपर्सन देख रहे हो, इनिशिएटर में वैद्य जयंत देव पुजारी बने, ठीक है। और फिर आज के हिसाब से देखा जाए तो कौन है प्रेजेंट में, मनीषा उपेंद्र कोथेकर, है ना। तो मनीषा उपेंद्र कोथेकर वर्तमान में जो है वो प्रेसिडेंट। ये सारी चीजें आप दिमाग में रखिएगा।
इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से? पहला तो यह है कि एजुकेशनल स्टैंडर्ड बनाने के लिए करिकुलम और सिलेबस बनाए गए और गजबई का बनाए। सेटिंग मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर आयुर्वेदिक कोर्सेस, न्यूनतम क्या क्या चीजें होनी चाहिए एक आयुर्वेद कॉलेज में अपन वो कर रहे हैं, क्या क्या बच्चों को पढ़ाना है, क्या सिखाना है। इंस्टीट्यूशन असेसमेंट के लिए कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर और रेटिंग अपने यहाँ के लिए मतलब कहीं का भी देखो ऊपर कोटि का है। तो असेसिंग एंड एक्रेडिटिंग जब पता है नैक और एनएबी जब पढ़े थे उधर याद ना, उसी के आधार पर ग्रेडिंग होती है। प्रोफेशनल कंडक्ट है कोड ऑफ एथिक्स जो वो बोलते हैं, इन्फोर्सिंग एथिकल बिहेवियर फॉर प्रैक्टिस। तो आयुर्वेद के जो प्रैक्टिशनर हैं तो उनमें क्या आचरण होना चाहिए, समझ रहे हो? लीगल एज पर जो देश का कानून है और जो व्यवस्था है उसके अनुसार कैसे आचरण करना चाहिए आपको ये बताया जाएगा, है ना। फिर है एडवाइजरी पॉलिसीज में देख लीजिए, इसमें प्रमोटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन आयुर्वेदा, ठीक है ये तो सब चल ही रहा। सेटिंग मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर आयुर्वेदिक कोर्सेज, अब ये जरूर हुआ है कि भैया नियम बन रहे हैं कि इतने टीचर होने चाहिए, इतने नंबर ऑफ सीटों के लिए इतने बेड होने चाहिए, पहले से भी चला रहा, बट और भी दूसरी चीजें आ गई कि आपका लैब होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए, तब जाके मान्यता देंगे, है ना। तो ये है नेशनल रजिस्टर बनाया गया प्रैक्टिशनर लाइसेंसिंग के लिए, कि देश भर मतलब एक ही रजिस्टर से पता चल जाए कौन कितने अपने पास प्रैक्टिशनर है। मेंटेनिंग अ नेशनल रजिस्टर ऑफ क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर, रिसर्च एंड इनोवेशन को बढ़ावा देने की कसम खाई गई है ना। इसमें प्रमोटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन आयुर्वेदा, अब देखो मोदी जी में काफी वोकल है इस चीज को लेकर। पॉलिसी एंड गाइडेंस, एडवाइजरी पॉलिसीज बनाई जाती है, डेवलपमेंट पॉलिसीज फॉर इंडियन मेडिसिन, तो नीतियां बनाना कि आपको, नीति क्या पॉलिसी होती है कि हमको ये चीज करना है, ऊपर से नियम आया, फरमान आया और उसके हिसाब से सारे कॉलेजों को काम करना होता है, ठीक है ना। तो ये मोटा मोटा काम हो गया जो कि आपको ये पता होना चाहिए, है ना। तो हाई एंड पॉइंट्स हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें। इतिहासकार अल बरूनी, अपने देश में बहुत सारे लोग आए हैं, एक अल बरूनी भी आया था, 11वीं शताब्दी में भारत आया था और 33 वर्ष, देखो जिंदगी के 33 साल उसने यहाँ बिता दिए पढ़ने, है ना। पहले अपने यहाँ दुनिया भर की पढ़ाई लिखाई यही होती थी, अच्छे नालंदा विक्रम चुनाई, तो बड़ा अच्छा इतिहासकार था अल बरूनी। चरक क्लब की स्थापना होती है न्यूयॉर्क में 1898, प्रोफेसर ऑस्कर, है ना, अमेरिका पहुंच गया आए 1897 में आस्थान हृदय का अनुवाद, तिब्बती अनुवाद जो वैडूर्यक भाष्य के नाम से हुआ है 7वीं शताब्दी, अरबी अनुवाद अष्टांकर के नाम से हुआ 8वीं शताब्दी। तिब्बत जानते ना, पहले तिब्बत स्वतंत्र देश था 50 के पहले, 1950 चाइना हड़प लिया तो चाइना को, तो तिब्बत में वैडूर्यक भाष्य के नाम से 7वीं शताब्दी में अनुवाद हुआ, ट्रांसलेशन हृदय का, और अरबी में अष्टांकर के नाम से 8वीं शताब्दी। जर्मन इसका ट्रांसलेशन होता है 1941, जर्मन भाषा। आयुर्वेद का प्रथम चिकित्सा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हुआ, स्टैब्लिश हुआ, अपन पढ़ चुके हैं 1952 जामनगर में, और उसके डायरेक्टर कौन थे, डॉक्टर प्राण जीवन में। आयुर्वेद का प्रथम स्नातकोत्तर केंद्र पीजी जामनगर में ही हुआ 1956 में। अब इसके प्राचार्य कौन थे, आचार्य यादव जी। बीएचयू में आयुर्वेद स्नातकोत्तर केंद्र पीजी एवं अनुसंधान केंद्र का स्थापना 1963
इसके निर्देशक कौन बने? अध्यक्ष और निर्देशक प्रियंका शर्मा। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन इंडियन मेडिसिन होम्योपैथी, इसकी स्थापना होती है 1969 में। इसके प्रथम निर्देशक हुए के रघुनाथन, के डॉट रघुनाथन। इंडियन मेडिसिन एक्ट कब पास हुआ? 1939 एडी में। इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट, उसको बोलते हैं आईएमसीसी एक्ट, आईएमसीसी एक्ट, है ना, 1970 में बहुत सी घटनाएं। तो आईएमसीसी एक्ट भी 1970 में बना, लेकिन इंडियन मेडिसिन एक्ट कब बनता है? 19 अंग्रेजों के टाइम, 1930। फर्स्ट एडवाइजर ऑफ आईएसएम क्या? इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, प्रताप सिंह। अब और कुछ इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट एडवाइजर इन इंडियन मेडिसिन, तो पहले एडवाइजर कौन थे इंडियन मेडिसिन के? द्वारकानाथ, सी द्वारकानाथ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1960, 1916 में इसकी स्थापना होती है, थ्रू अंडर द पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन बीएचयू एक्ट 1915। तो संसद का जो एक लेजिस्लेशन है जिसको बोलते हैं बीएचयू एक्ट 1915 के तहत इसकी स्थापना होती है। 16 में संसद में पारित किया जाता है, जिसे उसमें अंग्रेज थे, जो उनका अपना सिस्टम था, और 1916 में फिर इसको शुरू कर दिया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि ये मदन मोहन मालवीय महामना बड़ी मेहनत से उन्होंने काम किया, देश भर के राज्य रजवाड़े सबसे उन्होंने मतलब सहयोग के लिए बोला, बहुत से लोगों ने सहयोग भी किया इसे, और जिनकी जितनी हैसियत और बात हिसाब से उन्होंने दिया। और कुछ राजे रजवाड़े ऐसे थे जिन्होंने एक रिकॉर्डिंग नहीं दिए थे, बाद में शर्मिंदा होकर कुछ उन्होंने किया, तो युवा के भी लोग बताते हैं कि ऐसे। तो बड़ी अच्छी अप्रोच थी। ऐसे बहुत सारे राज्य वाले थे जिन्होंने दिया, जिन्होंने नहीं दिया। सीडीआरआई की बात आती है, लखनऊ ने गुलबुल से मेदोहर प्रभाव वाली औषधि, सीडीआरआई कहाँ है? लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका पूरा नाम क्या है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सीडीआरआई लखनऊ। इसने इन्होंने क्या किया? गुलबुल से मेदोहर प्रभाव वाली औषधि शिमला से तैयार कराई, इसे गुलबुल लीफ बोलते हैं ना। तो हाइपर एपिडेमिक मेडिसिन सिप्ला नामक कंपनी जो है ना ड्रग वाली, इनसे तैयार करें। भारतीय आयुर्विज्ञान इतिहास संस्थान, याद रखना ये अच्छा है, इंपॉर्टेंट। इंडियन, है ना, आयुर्वेद इतिहास संस्थान जो है, हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूट जो होता है, हैदराबाद, निजामों का सब है। अंतरराष्ट्रीय प्राच्य चिकित्सा सम्मेलन, प्राच्य का मतलब ओरिएंटल बोलते हैं इसे ना, प्राच्य यानी कि इंटरनेशनल ओरिएंटल मेडिकल कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ अधिवेशन हुआ? सबसे पहले कोरिया में हुआ। प्राच्य क्या बोलते हैं? भारत से पूर्व वाले जो राज्य मतलब देश होते हैं, जैसे जापान हो, कोरिया हो, वियतनाम हो, सिंगापुर हो, इधर वाले जितने भी देश, उनको बोलते हैं ओरिएंटल, अंग्रेजों की भाषा, है ना। तो ये कोरिया जानते हो? कोरिया, उत्तर कोरिया वाला नहीं, साउथ कोरिया वाला, तो केंद्र में बम दिए बैठा हुआ है, वो अलग है। 1975 आयुर्वेद और चिकित्सा पद्धतियों के अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना होती है। 1979 कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जाते हैं ना। 1979 प्रथम अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन, मेलोडी वाला आ गया, इटली में होता है 1985, है ना। इटली में फर्स्ट इंटरनेशनल आयुर्वेद कॉन्फ्रेंस होता है 85। महाराष्ट्र में आयुर्वेद को एलोपैथी के समकक्ष दर्जा जो नीमा वगैरह जो मतलब चलता है, ये 1981 में हुआ, एकदम में बराबर है या दर्जा दिया गया। अपने एमपी वाले तब जगह के भगवान। सुश्रुत संहिता
का जापानी अनुवाद किसने किया? ये तो जापानी है ना, नाम है इसका तो सुजुकी मायरू, है ना, मायरू यामा, सुजुकी मायरू यामा। सुजुकी गाड़ी भी चलती है जो जापान वाली है ना, जापान, हाँ, जापान की, हाँ जापानी कंपनी। महामना मदन मोहन मालवीय ने सर्वप्रथम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयुर्वेद, मैंने देखो एलोपैथ से पहले आयुर्वेद को उन्होंने जगह दी। इतिहास में ये तथ्य है। काशी के प्रोफेसर पीजे देश पांडे के निर्देशन में फेमस व्यक्ति भगंदर और अर्श की क्षार सूत्र चिकित्सा का सफल प्रयोग, इसके लिए फेमस है। क्षार सूत्र का श्रेय दिया जाता है, पीजे देश पांडे ने काफी पॉपुलराइज किया है ना, क्षार सूत्र। महर्षि पणिनि ने व्याकरण प्रधान ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना की। एक बार पूछ लेते हैं अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। और इसमें लगभग 4000 सूत्र हैं। ये कोई अन्य चीज उस पढ़ के आया हो तो सब वही बात है, पढ़ने, ठीक है। जो ये सारा ताजुब ऐसे पढ़ा हुआ है, ताजुब धराम धराम जस जसी ऐसा करके, ये सब मतलब सूत्र उन्होंने दिए हैं। मतलब जो भी पढ़ा है तुम लोगों ने, सब उन्हीं के सूत्र है ना। अष्टाध्यायी पर टीकाएं देख लीजिए क्या है। एक वार्तिक है, वार्तिक के लेखक कात्यायन जी, कात्यायन, और महाभाष्य के लेखक है पतंजलि। एक आता है ना, जब आप चक्रपाणी पढ़ो तो पतंजलि महाभाष्य चरक प्रशंसा, पतंजलि मतलब ये उनके लिए बोला जाता है, शेषनाग के अवतार कौन है भाई। और ये बोला गया कि शेषनाग मतलब चरक, पतंजलि और ये पाणिनि, ये तीनों एक ही भगवान के अवतार। तो वही है, वार्तिक ने के लेखक कात्यायन है। और कई बार पूछ लेते हैं महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। आयुर्वेद में चंद्रिका कार्य, ये तीन नाम अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट ये फेमस चीजें हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट। चंद्रिकाकार गैदास, पंजिकाकार भास्कर, वार्तिकाकार क्षेत्र, ये तीन नाम भूलिए मत। चंद्रिका कैलाश, पंजिकाकार भास्कर, वार्तिकाकार क्षेत्र। पुत्रों द्वारा पिता के ग्रंथों पर लिखी टीका, ये पेपर देख चुके हैं, बट एक बार अच्छी बात है। तीर्थाचार्य चिकित्सा कल्प्या पर चंद्रक की व्याख्या, केशव कृत सिद्ध मंत्र पर गोपदेव की प्रकाश व्याख्या। चंद्रक तो ज्यादा पॉपुलर है, बट इनको याद है। केशव ने सिद्ध मंत्र लिखा और उनके बेटे गोपदेव ने प्रकाश व्याख्या करी। गोपदेव शब्द श्लोक है ना। आयुर्वेद को पंडित जगन्नाथ शुक्ल ने षोडशांग कहा, जैसे अष्टांग आयुर्वेद पढ़ते हैं। अब इसमें गायनी, पीडिया, RSBK-DG 75 के 16 बना दिए। षोडशांग आयुर्वेद की अवधारणा किसकी है? पंडित जगन्नाथ। नहीं, जगन्नाथ है तो सर कहाँ गए हो पड़ेगा। तो इस तरह से तुम्हारा ये हिस्ट्री वाला पोर्शन समाप्त होता है। ये कुछ और है, अभी और भी रचनाएं हैं, ये असली मदद नहीं में आ गए यहाँ पर। कितने याद कर डाले तुम लोग हिस्ट्री? तुम लोगों से इतनी बार पूछ लेंगे क्या हो ही जाएगा, पीछे सब चलेगा ना रिवीजन में। वेदों में आयुर्वेद के लेखक के पुस्तक का नाम है राम गोपाल शास्त्री। वाल्मीकि रामायण में आयुर्वेद,
अंबालाल जोशी, इसने अपने रीवा से पीएचडी भी करा है इससे, है ना। और मोदी सर ने किया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आयुर्वेदा, ये लक्ष्मीपति। अभिनव शारीरिक किस्म ने पढ़ा है तुम लोगों ने, दोष कारणत्व मीमांसा, पेपर समय एक लाइन से है, दिख रहे हो कौन कौन सी है, देख लो। अभिनव क्रिया सारी, भाई किसने छोड़ा, दोष कारणत्व मीमांसा, चरक चिंतन वेरी इंपॉर्टेंट है, चरक समज्ञा वेरी इंपॉर्टेंट, चरक चिंतन भी प्रियप्रसन्न, चरक समज्ञा भी, वाग्भट विवेचन प्रियप्रसन्न, अभिधान रत्नमाला, अब ये थोड़ा दो को ध्यान रखिएगा, और षडदश निगम, माधव द्रव्य गुण कोश, पुष्पायुर्वेद वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। नाम रूप ज्ञानम, ये प्रियव्रत शर्मा का है। आयुर्वेद दर्शन जो है ये भी प्रियव्रत शर्मा का है। क्लासिकल यूजेज ऑफ मेडिसिनल प्लांट, मतलब अंग्रेजी में लिख दिया उन्होंने एक। सुश्रुत चरक संहिता पर टीका भी कर दी, कि जीवन भर लगता है किताब ही लिखी। अब देखो भेद संहिता पर भी टीका इन्होंने मार दी है ना, प्रियव्रत शर्मा। देखो अरे भाई जैन, जैन से भैया कैसी बात कर, प्रियव्रता नहीं है, प्रियव्रत, टीवी से प्रेमवती तिवारी वो है ना। चलो योग चंद्रिका के लेखक जो होता है, कभी आ ही गई, देखो प्रेमवती तिवारी और आशा कुमार, ये तो हम लोग के सामने थी, मतलब देखिए। और द्रव्य गुण मंजूषा के लेकर शिवदत्त शुक्ल है। यूनानी द्रव्य गुण विज्ञान दलजीत सिंह, ये काफी फेमस, निघंटू आदर्श, बाबा लाल भाई, बाबा लाल वैद्य निघंटू आदर्श। फिर आगे प्रियव्रत शर्मा, द्रव्य गुण सबने पढ़ाई होगा, द्रव्य गुण 5 भाग जो आप लोग पढ़ते हो ना, द्रव्य गुण 2 भाग में यादव जी त्रिकम जी ने भी द्रव्य गुण 5 खंड वाला क्या है प्रबंध। अब वनौषधि दर्पण करके एक पुस्तक आती है, जिसके लेखक हैं कविराज विरजाचरण, विरजाचरण। वनौषधि दर्पण, वनौषधि चंद्रोदय के नाम से भी एक पुस्तक है, जिसके लेखक है चंद्रराज भंडारी, चंद्रराज चंद्रोदय, है ना। वनौषधि, देखो वनौषधि नाम से आ रहे हैं सब, है ना। वनौषधि निर्दर्शिका, इसके लेखक है राम सुशील सिंह, RS सिंह। क्रियात्मक औषधि विज्ञान जो है विश्वनाथ सिंह लेखक हैं। वनौषधि दर्शिका भी आ गई, देख रहे हो ना, इसके लेखक है ठाकुर बलवंत सिंह, रंजीत सिंह यूनानी दर्पण विज्ञान, बलवंत सिंह वनौषधि दर्शिका। देह और प्रकृति में निश्चय, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय वाराणसी के मौलिक सिद्धांत द्वारा ये प्रकाशित हुआ। बीएचयू नहीं है, दूसरा जो शासकीय कॉलेज है ना। बृहत्त्रयी, तीनों हिंदी में ये अपन पढ़ चुके हैं, अत्रिदेव जी ने किया। ये काफी फेमस ग्रंथ है, आपको दिख रहा होगा, ये सब पढ़ लिख। शारीरिक क्रिया विज्ञान रणजीत राज देसाई की आती है, काफी अच्छी बुक है ये। निदान हस्त में सब पढ़ लियो, रणजीत राज देसाई का निदान हस्तमलक भी है। हितोपदेश भी बहुत फेमस है, फर्स्ट ईयर बच्चे पढ़ते हैं, हितोपदेश पंचतंत्र ये सब पढ़े हो ना। काश्यप संहिता हिंदी टीका सत्यपाल आयुर्वेदानंद का, 100 श्रुति, बड़ा सुंदर सा है। ये किसने लिखा, रमानाथ द्विवेदी। रमानाथ द्विवेदी के अपन बहुत सारी चीजें पढ़े हैं ना, जैसे कर्म सिद्धि भी उन्हीं की है। रसरत्न समुच्चय पर विज्ञान विनोद टीका लिखिए दत्तात्रेय अनंत कुलकर्णी, ये बहुत फेमस पुस्तक है भारत वैसज्य। नगीना लाल छगन लाल शाह, ये 5 पार्ट में आती है, नगीना लाल छगन लाल शाह 5 पार्ट में आती है,
पढ़ी है पुस्तक। कैंसर ट्रीटमेंट इन आयुर्वेद, प्रभाकर चटर्जी ने पुस्तक लिखी, लेस पॉपुलर पुस्तक है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन मेडिसिन मुखर्जी गिरीश चंद्र मुखोपाध्याय ने लिखी। गोल्ड थेरेपी इन ट्यूबरकुलोसिस टीबी, ये सी द्वारा, ये फेमस है, सी द्वारकानाथ। शरीर तत्व दर्शन पुरुषोत्तम शास्त्री हिरलेकर, बल्कि हिलेकर ही होता तो अच्छा था, हिरलेकर, पुरुषोत्तम शास्त्री हिरलेकर ने शरीर तत्व दर्शन लिखा। और इंट्रोडक्शन ऑफ काच केसा, ये सी द्वारकानाथ का। सी द्वारकानाथ काफी अच्छे लगे। तो इस तरह से आयुर्वेद का होता है समापन। तो आज अपन पढ़ेंगे पदार्थ विज्ञान के संदर्भ। तो पदार्थ विज्ञान में चलिए दर्शन की शुरुआत करते हैं। दर्शन क्या है? नजरिया, विचार, दृष्टि। तो एक बड़ी फेमस सेइंग है कि जो लोग खाली पेट होते हैं वो दार्शनिक नहीं होते। खाली पेट, भूखे पेट दर्शन नहीं होता। ये जिसने जिंदगी में कुछ अचीव कर लिया है, उसके शरीर मतलब जो भी नीड है पूरी हो चुकी है, जब खाली समय उसके पास रहेगा तब वो सोचेगा मैं कौन, दुनिया क्या है, दिन रात क्यों होती है, धरती क्यों घूमती, ब्रह्मांड क्या है, सृष्टि की उत्पत्ति कैसी हुई, एक दिन मरूंगा, मरने के बाद क्या होगा मेरे साथ। समझ रहे हो? क्योंकि जब तक बेचारा भूखा रहेगा तो अपने उसके लिए लगा रहेगा, ठीक है ना। इसीलिए लोग कहते हैं कि खाली पेट यानी भूखे पेट दर्शन नहीं, ठीक है। जैसे होता है ना बड़े बुजुर्ग, तुम्हारे साथ के लोग, जिसमें तुम्हें सीनियर तो बड़े लोग हो गए, जब वो एक हाइट पहुंच जाते हैं तो आपको ज्ञान देना चालू करते हैं, ऐसा मत करो, ये ऐसा करो, क्योंकि उन्होंने जीवन में सीखा भी है और उनका क्या है सिचुएशन आ चुका है, अब वो ज्ञान दे सकते, ठीक है ना। और दर्शन मतलब ऐसा नहीं है हर व्यक्ति दार्शनिक, ये बात अलग है कि हमने सोच अलग अलग है, आपको खुद भी नहीं पता कौन सा दर्शन कहाँ से आया हुआ है। बट जो अपन पढ़ते हैं ना, भारत देश में रहने वाले जो लोग हैं उनमें मान के चलिए 90 to 95% लोग हैं जो वेदांती, मानो या ना मानो, क्योंकि तुम्हारी और हमारी परवरिश ऐसे माहौल में हुई है कि जो वेदांत की विचारधारा है वो हमारे अंदर चाहे अनचाहे आ ही गई। जो आस्तिक दर्शन में विश्वास है, नास्तिक वाला तो चरवाकी भी हो सकता है, उसको क्या कर लो। चरवाकी भी आएगा। इस तरह से दर्शन अपने, देखो दर्शन का जब एक बहुत बड़ा ब्रॉड वो होता है। अब दर्शन के बारे में एक और बड़ा फेमस चीज होती है, दर्शन को क्या बोला जाता है कि मदर ऑफ ऑल साइंसेस। दुनिया का कोई भी साइंस निकला है तो दर्शन की कोख से ही निकला है। सोचना, समझना, तर्क करना, ये सब दर्शन ने ही सिखाया है, ठीक है ना। तो दर्शन काफी इंपॉर्टेंट है। और आयुर्वेद दर्शन तो बहुत ही, चूंकि आयुर्वेद में बहुत सी चीजें अपन पढ़ते हैं दर्शन पर ही आधारित है, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं कुछ इसमें चीजें हैं कि वैदिक काल में ही दर्शनों का उद्भव या विकास हुआ। याद रखिएगा वेदों का जो पीरियड है वैदिक काल, उसको लेकर के भी बहुत मत मतांतर, कोई 4000 साल पहले, 5000 साल पहले बताता है, कोई 1500 साल पहले बताता है। इस पे नहीं जाने, है ना, क्योंकि अभी हुआ नहीं। पर वेद को माना जाता है अपौरुषेय, कि किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं लिखा वेद, और प्रमाणिक है जो आस्तिक दर्शन वाले। तो दर्शनों का उद्भव या विकास हुआ वैदिक काल में, वेदों का जो समय था। दार्शनिक धाराओं का मूल स्थान क्या है, जहां पर आपको दर्शन से संबंधित चीजें मिलती हैं, वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 प्रमुख वेद। तो दार्शनिक धाराओं का जो मूल स्थान है, अगर वेदों में बात करें तो ऋग्वेद। ऋग्वेद के ऋचाओं में कुछ न कुछ आपको मिलेगा। ऋचा मतलब मंत्र,
वेद के अंतिम भाग उपनिषद के तत्व ज्ञान के समालोचना अपन उस दिन पढ़ रहे थे, याद है? संहिता, ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद, है ना? तो वेदों का अंतिम भाग जो उपनिषद, उपनिषद बहुत गूढ़ है, एक बार ध्यान से, बहुत मिस्टिक है। उपनिषद में कई कई चीजें मतलब ऐसे ऐसे श्लोक दे दिए गए हैं, मतलब बहुत गूढ़ ज्ञान। आज भी भाई हमारे देश में विदेशी उसको पीएचडी कर रहे हैं, क्या चल रहा है, और रियल वाला मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे सृष्टि उत्पत्ति कैसे हुई, है ना? जैसे वहां पर जो नास्दी सूक्त आता है, नास्दी सूक्त में बताया है कि पहले पूरा ब्रह्मांड एक मतलब हिरण्यगर्भ में था, फिर वो किस तरह से विकसित होता है। असल में उसकी भाषा बहुत मिस्टिक है, समझ रहे हो ना? तो लोग उसके मतलब सोचोगे 2-4 लाइन के श्लोक को डिकोड करने के लिए जिंदगी निकाल देते, क्या कहना चाह रहे हैं, है ना? तो वहीं से बताया गया वेद के अंतिम भाग उपनिषदों में तत्व ज्ञान के समालोचना षड दर्शनों का विकास हुआ, कि हमको तत्व ज्ञान पता चले, रियल क्या चीज है वो हमको पता चले, इसके लिए षड दर्शनों का विकास हुआ। अभी षड दर्शन जो आते हैं, इन्हीं षड दर्शनों को सनातन दर्शन भी बोला जाता है, याद रखिए, क्या? सनातन दर्शन। ठीक है, अगर कोई बोले सनातन दर्शन क्या है, तो षड दर्शन ही सनातन दर्शन, ठीक है? सनातन दर्शन, सनातन धर्म, षड दर्शन। ये दार्शनिक सिद्धांत 6 महर्षियों द्वारा प्रस्तुत किए करने पर उन्हें षड दर्शन या उपांग कहते हैं। तो जानते हो, सब दर्शन अपने अपने दर्शन के प्रवर्तक आचार्य हैं, उन्हीं के नाम पर। अब यहाँ लड़ाई है कि आस्तिक वर्सेस नास्तिक। जैसे देव होते थे तो असुर भी होते थे, वैसे आस्तिक दर्शन है तो जाहिर सी बात उसका अपोजिट नास्तिक दर्शन भी। किसी विचार को ज्यादा स्वीकारोक्ति कहीं मिलती है, कहीं कम मिलती है। अब जैसे जब आस्तिक दर्शन का बोलबाला था, तो नास्तिक वालों की बड़ी बैंड बजी हुई थी। ये चारवाक और बेचारे छुपे हुए घूम रहे थे वैचारिक रूप से, ऐसा नहीं कि वो मारता था। एक इंटरेस्टिंग बात है कि अपने देश में दर्शन और साइंस और इन चीजों को लेकर के एक ड्रॉप खून नहीं गिरा, ऐसा रिकॉर्ड में कहीं नहीं। और जो वेस्टर्न फिलॉसफी देखोगे, अगर किसी ने बोल दिया धरती गोल है तो सरे कलम कर देंगे, है ना? तो वहां बहुत सारे सत्य बोलने वाले जो दार्शनिक थे मारे गए। सुकरात का नाम तुम लोग नहीं भूलोगे, और हेमलॉक पिला के मारा है उसको। तो राजा ने उसको ऑप्शन दिया, देख तुम अपनी बात से पलट जाओ और लिखित में बोलो कि मैंने जो बोला है वो गलत, तो मैं तुमको छोड़ दूंगा, या तो तुमको मृत्यु की सजा मिलेगी। तो बोले भाई बचने से अच्छा है कि मेरे को मार ही दो, मैं मर जाऊंगा, मेरे विचार अमर रहे, ठीक है ना? सुकरात ने जहर पीना पसंद किया, ना कि झुकना, ठीक है ना? इसलिए सुकरात का नाम सब लोग जानते हैं, है ना? नहीं वो राजा के जीव जो पता ही नहीं चलता सुकरात कौन। तो आस्तिक दर्शन देखिए, आस्तिक और नास्तिक किससे करते हैं, अंतर समझिए। 2-3 क्राइटेरिया है इसके, आप आस्तिक और नास्तिक होने के। पर लोग वेद और ईश्वर में आस्था रखते हैं। ईश्वर टर्सरी, मतलब मेन जो चीज है वेद, जो वेद को माने, जो परलोक को मानता है कि मरने के बाद कहीं और भी जीवन, समझ रहे हो ना? पुनर्जन्म को जो मानता है। और जो ईश्वर, ईश्वर में आस्था रखना मैंडेटरी इतना नहीं है, क्योंकि बहुत से दर्शन ईश्वर बोले ही नहीं हो, है ना? तो मेनली इसमें 2 ही चीज है। अभी जो ईश्वर में आस्था रखना, ये मूल रूप से आपको कहाँ मिलता है, वेस्टर्न फिलोसफी, जो एथीस्ट और वो होते हैं ना, तो वो लोग बोलते हैं जो ईश्वर को मानेगा वो आस्तिक है, जो नहीं मानेगा नास्तिक, वो वेद उससे मतलब नहीं है ना? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और नास्तिक वाले एकदम 360 डिग्री उल्टे चले गए, 180 डिग्री, बोले पर लोग वेद ईश्वर एक फालतू चीजें, हम इसको नहीं मानते हैं ना, तो ये हो गए तुम्हारे नास्तिक। अब इसमें आस्तिक में आप देख सकते हैं 6 दर्शन है, जिसमें न्याय, न्याय को ही आन्वीक्षिकी होती है। आन्वीक्षिकी एक्चुअली रिसर्च से रिलेटेड टर्म होता है।
आन्वेक्षिकी, तर्क विद्या, वाद विद्या, ऐसे करके इसके पर्याय अपने पढ़ेंगे। वैशेषिक दर्शन जिसने परमाणुवाद दिया है, अपन इनको पढ़ेंगे सबको डिटेल में। सांख्य दर्शन है, योग दर्शन के बारे में जानते हैं वो हम लोग पतंजलि। मीमांसा है, मीमांसा मूलतः क्या है, कर्म कांड पर आधारित है कि जैसे कोई रिचुअल होते हैं, ये मतलब यज्ञ होता है, कैसे करवाना है आपको, शादी हो रही किसी की तो क्या पंडित जी कौन सा मंत्र पढ़ेंगे, क्या विधि विधान होगी, समझ रहे हो। जैसे अपन ने एक दिन ही चर्चा कर रहे थे अश्वमेध यज्ञ की बात, बहुत बड़ा यज्ञ होता है, उसके नियम कायदे क्या होते हैं, है ना। बहुत से लोग उसके नियम ही नहीं जानते हैं, है ना, इसलिए अब तो अश्वमेध यज्ञ नहीं होता। और फिर आता है वेदांत। वेदांत जो होता है लास्ट में, वेदों का अंतिम भाग है ना, सबसे लास्ट में वेदांत आता है। और वेदांत जो हम बता रहे थे कि 90 to 95% ध्यान रख लीजिए, 90 से 95% जो आस्तिक दर्शन वाले हैं वेदांती है ना। क्यों है अपन आगे बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारी सोच में वो चीज कर्म फल का सिद्धांत जानते हैं यार, अच्छा करोगे अच्छा करोगे बुरा करोगे, कहाँ से आए, कहीं से, है ना। इस टाइप की चीजें आपको मिलेगी। और वेदांत में आप लोगों ने सुना होगा शंकराचार्य का, शंकर वेदांत। अगर शंकराचार्य नहीं होते, अगर इनका जन्म नहीं होता तो देश की जो स्थिति वैसी नहीं, तो काफी डेमोग्राफिक चेंजेस होते, क्योंकि शंकराचार्य का जो कालखंड था उस समय देश में बौद्ध धर्म अपने सभा में, ठीक है, लोग सब अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के सन्यासी बन रहे थे, मॉन्क बन रहे थे, भिक्षु बन रहे थे, और बड़ी दिक्कतें थी उस समय, ठीक है। लेकिन केरल में एक छोटे से बच्चे का जन्म होता है शंकराचार्य का, और 8 साल की उम्र में वो व्यक्ति सोचो सन्यासी बनने के लिए घर छोड़ के चला जाता है, 8 साल। 16 साल में जब आयु हो जाती है तो उन्होंने सब कुछ दुनिया का ज्ञान ग्रहण कर लिया था, और IQ लेवल बहुत हाई, समझ रहे हो। और उस समय के जितने बड़े बड़े तुम्हारे नास्तिक दर्शनवादी थे, सबको उन्होंने विचारों के माध्यम से हराया, सबको वो आमंत्रित करते थे और संभाषण परिषद में, ठीक है। तो आप भी अपनी बात रखो, उसमें शर्त होती थी, अगर आप हमसे हार जाओगे तो आपको हमारा अनुयायी बनना पड़ेगा, मैं हार जाऊंगा तो मैं आपका अनुयायी बनूंगा। और थैंक गॉड आज तक उनको हराने वाला कुछ पैदा नहीं, ठीक है, इतने प्रकांड, समझ रहे हो ना। तो उन्होंने अपने ज्ञान के बल पे सबको हरा, ये नहीं कि डंडा मार किसी को किया, नहीं, एक खून नहीं बताते, एक ड्रॉप खून नहीं कहीं गिरा। तो जितने भी मठ परंपरा है, शारदा श्रृंगेरी मठ, आपने 4 धाम, ये सब इन्होंने करवाया भैया, ये नहीं होते। उनका कारण यही था कि 4 मठ होंगे, चारों वेदों को संरक्षित करेंगे, तो आज भी उसका इम्पोर्टेंस। और जो तुम बद्रीनाथ की जो मंदिर है, तो लोग बोलते हैं कि शंकराचार्य की माँ के पैसे से बना। शंकराचार्य जब अपने 8 साल की उम्र में अपने माँ को छोड़ के जा रहे थे, तो माँ ने उनसे एक ही वचन मांगा था कि ठीक है तुम जाओ, लेकिन जब मेरा अंतिम समय होगा तुमको आना पड़ेगा। तो शंकराचार्य बद्रिकाश्रम में थे, तो वहां से फिर वो आते हैं और फिर माँ को मिलते हैं, माँ का फिर अंतिम क्रिया करते हैं, जो भी पैसा माँ ने संचित करके रखा होगा उससे से मंदिर, ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ 32 साल जिए हैं शंकराचार्य, ध्यान रखना, 32 साल में उन्होंने वो काम कर दिया कि लोग 32 जन्म लेके ना कर पाए, है ना। तो जो अच्छे लोग होते कम जीते, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट दूसरी जगह भी रहती, भगवान बोले तुम्हारा डेटा पैक खत्म हो गया, चलो दूसरी जगह, चलो ठीक है। तो ये शंकराचार्य का दर्शन है। अब इधर नास्तिक में आप देखिए चारवाक है, 16 मतलब ये 24 कैरेट का ये नास्तिक है, इससे बड़ा नास्तिक कोई नहीं है ना। तो चारवाक को ही बृहस्पति दर्शन बोलते हैं। इसके पीछे कहानी है कि बृहस्पति भगवान जो थे, जैसे सुर और असुर होते हैं ना, तो असुर लोग ज्यादा मेहनती होते थे, ज्यादा तपस्या करते थे, कठोर तपस्या करते थे, और हमारे शंकर जी जैसा भोले जैसे लोग जल्दी प्रसन्न होकर उनको कोई आशीर्वाद भी दे देते थे, है कि नहीं।
तो उन्होंने बोला भैया इनको पथभ्रष्ट करो। और रावण देखो बड़े असुर था, कितना प्रकांड था। तो उन्होंने फिर दर्शन लॉन्च करा कि भैया इनको मोक्ष नहीं मिलना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो इनने वही बात बोले, खाओ पियो जियो मौज उड़ाओ, क्या रखा है, मरने के बाद कहीं कुछ नहीं होता है, समझ रहे हो। तो वो चीजें उन्होंने बोली जो लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो ऐसे कुछ थे चारवाक। बात करेंगे उसमें एक आते हैं चारवाक में, क्या नाम है, अजित केश कंबली, बहुत सारे ऐसे नाम आते हैं। जैन दर्शन है और बौद्धिज्म लगभग समकालीन, मतलब जैन बौद्ध की जब 32 साल के आए 28 साल, शायद इनको जब बौद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है उसके पहले ही जैन वाले अपने महावीर जी चले आते। तो मतलब इनका जो समय है आसपास ही, ठीक है ना। तो इनका जो जैन दर्शन के जो महावीर थे, इनका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, निगंठनाथ पुत्र बोलते हैं। निगंठनाथ पुत्र, जिनको अपन बोलते हैं वर्धमान महावीर। और जो बौद्ध दर्शन के तुम्हारे उनका क्या नाम था, गौतम, लेकिन उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम, सही वाला नाम है ना। तो जब बौद्ध मतलब सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ था तभी उनके ज्योतिषियों ने, राजा के ज्योतिषी ने बता दिया था कि तुम्हारा बेटा दो चीज बन सकता, एक तो बनेगा बहुत पराक्रमी चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, दूसरी प्रोबेबिलिटी है वो सन्यासी बनेगा। तो बाप को जिंदगी भर उनके टेंशन रही कि इसको सन्यासी बनने नहीं देगा, समझ रहे हो ना। शादी उदी करवा दिए, बोले क्या बच्चे अच्छे हो गए, ठीक है आराम से बाहर मत निकलो। वो मतलब उनको ऐसी चीजों से दूर रखा जो लोगों को संन्यास के लिए प्रेरित कर, समझ रहे हो। वो ना होने को कौन कर सकता है। फिर एक दिन घर के बाहर निकले, रोगी देखा, और उन्होंने एक बुढ़े आदमी को देखा, एक रोगी को देखा, एक मरे हुए आदमी को देखा। इस कहानी चेंज हो जाती, ठीक है। चलो, ये तो बहुत दर्शन की बात हो गई। दर्शन की 3 श्रेणियां होती हैं, मोटी मोटी बात जो है, जिसमें एक एकत्ववाद आता है, एक द्वैतवाद आता है, त्रैतवाद आता है। एकत्ववाद ये कहता है कि एक ही मूल तत्व ब्रह्म को मानो, सिर्फ ब्रह्म है, ब्रह्म होते ना, हम ब्रह्मास्मि, ठीक है। तुम ब्रह्मा हो तो फिर मैं कौन हूँ, तत्त्वमसि, तुम भी ब्रह्म। अगर हम तुम ब्रह्म हो गए तो फिर ये दुनिया बढ़ेगी, सर्वम जगतम ब्रह्म, सारा जो संसार है वह भी ब्रह्म में, समझ रहे हो ना। तो मतलब क्या हो जाएगा कि इस समत्व का भाव आता है कि तुम्हारे अंदर वो आत्मा, हमारे अंदर सबके अंदर तो कम छुपा तो याद रखिएगा, जो ब्रह्म की एकल सत्ता को मानते हैं एकत्ववाद वाले वेदांती। द्वैतवाद, द्वैतवाद बोलते हैं भाई दो चीज है, एक मूल तत्व प्रकृति है, पुरुष है, जिसको परमात्मा या आत्मा जो भी है ना, अव्यक्त और पुरुष, है ना। अव्यक्त को प्रकृति समय में पुरुष भी कहा जाता है। तो सांख्य और योग जो है वह जैसे दो संख्याओं का योग, मतलब समझ रहे हो ना। तो इसे याद करना भी जो दो संख्या का योग हो जाएगा, सांख्य और योग, ठीक है ना। अब त्रैतवाद भी देख लो, तो 3 चीजों को मानते हैं, कोर फिलॉसफी है ना। एक जीव, ईश्वर और प्रकृति, ईश्वर जीव और प्रकृति, जीव करते हैं, ये मानते हैं वैशेषिक और न्याय। और एक बोलते हैं कोई अदृश्य शक्ति है, पुरुष है और प्रकृति, ये मीमांसा मानते हैं, ठीक है। ये तो याद रखिएगा, एक तत्व मानने वाले दो तत्व मानने वाले, 3 तत्व वाले 2 वर्जन हो जाएंगे। एक जीव वाले तुम्हारे न्याय और वैशेषिक, और मीमांसा वाले जो तुम्हारे हैं अदृश्य, पुरुष और प्रकृति, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा हो गया द्वैत, त्रैत, एकत्ववाद। अब इन वादों में बड़ी अपने यहाँ तो मान के चलो ये वाला है,
जहां पर वो मानते हैं भाई भगवान एक ही है, ये बड़ा डिस्प्यूट को मैटर होता है। जहां पर काफी लोग ऑर्थोडॉक्स विचार रखते हैं कि हम इसके अलावा कुछ मानेंगे नहीं, जड़ है सोच में। जैसे भगवान मानते हैं कि वेदांत ने माना है कि एक ब्रह्म, लेकिन कहाँ है सब में, उसके लिए कोई फोर्स नहीं कर रहा है। चल, क्षण दर्शन का मुख्य लक्ष्य अध्यात्म और अधिभूत की विवेचना है। अध्यात्म यही है कि जो दुनिया के चीजें हैं कि हम कौन है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ठीक है, उसको समझाना है, उसको समझना, इंटरप्रेट करना है, ठीक है। और दार्शनिक व्यक्ति होता है बड़ा, उसको बहुत वैसे ना देखोगे कि लाल उसका गाड़ी घोड़े के साथ चल रहा है ना, बहुत सिंपल, वो समाज से कट के अलग रहता है ना। नहीं, रोम यूनान का एक दार्शनिक था, तो वो दार्शनिक मतलब भौतिकवादी सोच के विरोधी था उसको मिला। तो वो मतलब सब कुछ दान करता था, उसको तनख्वाह है वो लोगों को बांट देता, जाओ तुम खाओ, हमको नीड है 2 रोटी का बस उतना चाहिए, बाकी हमको नहीं। तो एक जगह क्या हुआ, रोड किनारे एक टब जैसा कुछ रखा हुआ था, मतलब आदमी उसमें लेट सकता है, और उसके पास संपत्ति के नाम पर एक मग रहता है पानी पीने की, समझ रहे हो ना। तो एक दिन सो रहा था रात को, चोर दोनों लेके मग भाग गया, तो हंस रहा था ठहाके मार, समझ रहे हो ना। तुम लोग बोले पागल हो गया, इसकी तो चोरियों के हंस क्यों रहा है। बोले यार मेरे को दुनिया की एक ही टेंशन थी कि मग कोई चुरा ना ले जाए, अब वो भी ले गया, मेरा कोई टेंशन नहीं है। समझ रहे हो ना, ऐसे कुछ होते हैं मस्त मोमेंट। अब इसके बाद आप देखिए, कणादम पढ़नीयम से सर्वशास्त्रोपकारकम, एक ऐसा टर्म आता है, मतलब श्लोक आता है कि वैशेषिक दर्शन और पढ़नीय व्याकरण को सभी शास्त्रों का उपकारक माना जाता है, जिसने सभी शास्त्रों का उपकार किया, भलाई की, ज्ञान के मामले, समझ रहे हो ना। तो कभी पूछे सर्वशास्त्र उपकारक किसको बोला गया, कणाद और पढ़नी, है ना, पढ़नी का व्याकरण। दर्शन के प्रमुख ग्रंथ देख लीजिए, एक नाम आता है तुम्हारा षड दर्शन समुच्चय, इसके लेखक है श्री हरिभद्र, है मद्रनी, हरिभद्र सूरी, सूरी का समुच्चय है ना। और एक है सर्वदर्शन सार, जो माधवाचार्य है ना, माधव का सार। हठ योग प्रदेश में गुरु गोरखनाथ, गोरखनाथ का हठ। सांख्य कारिका के लेखक है श्री ईश्वर कृष्ण साई, है ना। और आयुर्वेद दर्शन के लेखक है राजकुमार जैन, जैन दर्शन है, राजकुमार दर्शन। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, आगे अपन क्लासेस में फिर देखेंगे, आजकल इतने हैं, डिटेल से देखेंगे। हालांकि हाँ टाइम हो गया क्या, थोड़ा सा इसे चार्ट पर लिख देते थोड़ा। आयुर्वेदी विषय और दार्शनिक विषय, कि आयुर्वेद में कौन कौन सी चीजें किस किस दर्शन से आई, ठीक है ना। तो आपने चरक सूत्र फर्स्ट में ही पढ़ा, षड दर्शन, ठीक है, सामान्य प्रक्रिया। तो ये वैशेषिक दर्शन का है, सोर्स क्या है इसका, वैशेषिक दर्शन का है। और प्रत्यक्ष अनुमान उपानागम, ये जो प्रमाण है, ये न्याय दर्शन से, तो न्याय का संबंध प्रमाण हो, संभाषा हो, बाद मार्ग हो, ये सब न्याय दर्शन से संबंध, ठीक है ना। पंचविंशति तत्वात्मक पुरुष, कर्म पुरुष की अवधारणा, जो अपन रचना शारीर या चरक शारीर में पढ़ते हैं अपन, पुरुष के प्रकार, तो ये सांख्य दर्शन से इंस्पायर, ये कथिता पूछी में आता है ना, संयोग पुरुष। योग और मोक्ष के बाद भी फर्स्ट चैप्टर नहीं आता है, योगे च मोक्षे च सर्वसाम वेदना नाम वर्तना, योगो मोक्ष प्रवर्तक, ठीक है। ये सब चीजें भी आपको योग दर्शन से आपको मिलती हैं। और वो चैप्टर नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट, चरक शारीर फर्स्ट। अध्यात्मवाद कहीं पर है, जहां पर आत्मा की बात की जाती है, उसके इटर्निटी की बात की जाती है, परमात्मा के बारे में बात की जाती है।
तो वहां वेदांत दर्शन आता है, ठीक है ना। और जहां पर यज्ञ मंत्र हवन दान, अपन ने बोला था ना, विधि विधान कर्म कांड, ये सब चीजें जो है ये मीमांसा दर्शन से आती है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि छह के छह दर्शन। अब बाकी का चरक ने बड़े अच्छे तरीके से निपटाया है ना, जो नास्तिकवादी अवेदवादी के वचनों का विस्तार किया गया। अवेदवादी कौन है? ये नास्तिक। हाँ, हालांकि चरक ने तो यहाँ काल तक था, बागभट जब तुम जाते हो तो बौद्ध दर्शन वाली चीजें घुसेड़ दी, और कुछ कहीं है तो ये नमस्कार भी किए हैं ना। बुरा नहीं है, क्योंकि बुद्ध को भी विष्णु का अवतार माना गया है, ठीक है ना। तो लेकिन जब संग्रह पढ़ते तो संग्रह में उसकी छाया पड़ती, क्योंकि कालखंड ही वैसे, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही है, कल फिर अपन देखेंगे आस्तिक दर्शन को और नास्तिक दर्शन को डिटेल में।